विज्ञान ने बहुत पहले ही यह साबित कर दिया है कि लड़के की पैदाइश के लिए पत्नी नहीं पति जिम्मेदार होता है। इसे समझने की जरूरत है। मेडिकल साइंस के मुताबिक लड़का या लड़की के लिंग का आधार पुरुष होता है। हर इंसान में 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो बच्चे का लिंग तय करते हैं, यानी बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, ये वो सेक्स क्रोमोसोम्स ही तय करते हैं। महिलाओं में सेक्स क्रोमोसोम X और X होते हैं, जबकि पुरुष में सेक्स क्रोमोसोम X और Y होते हैं। यही सेक्स क्रोमोसोम्स जब आपस में मिलते हैं तो तय होता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की। महिला के X क्रोमोसोम से अगर पुरुष का X क्रोमोसोम मिलता है तो लड़की का जन्म होता है, और अगर महिला के X क्रोमोसोम से पुरुष का Y क्रोमोसोम मिलता है तो लड़के का जन्म होता है। मतलब ये कि पुरुष के Y क्रोमोसोम से ही लड़के या लड़की का जन्म तय होता है। यानी बेटे की पैदाइश के लिए पत्नी नहीं बल्कि पूरी तरह से पति जिम्मेदार होता है, क्योंकि Y सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ पुरुष में होता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि बेटे के जन्म के लिए पत्नी नहीं पति जिम्मेदार होता है, और इसलिए आगे से बेटी पैदा होने पर महिलाओं को दोष देना और कोसना छोड़ दीजिए। पुरुष और महिला दोनों को ये मानसिकता छोड़नी होगी कि घर में बेटी पैदा हो गई है तो जैसे उनका भविष्य ही चौपट हो गया। आखिर कब तक हम बेटियों को बोझ समझते रहेंगे? अभी भी रूढ़िवादी या पुरुषवादी रह गए हैं, तो उनको बदलने में समय लगेगा। क्योंकि अगर हम अभी भी अपनी जो पीछे की चीज़ें देखें कि शादी के ऊपर लड़की ही दहेज देती है, लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा माना जाता है कि शादी करेंगे तो वो दूसरे घर जाएगी, उसके ऊपर पैसे लगेंगे, तो ये एक मुख्य सोच है कि लड़की के ऊपर जो भी हम पैसा लगाएंगे वो तो अल्टीमेटली नुकसान हो जाएगा और हमें विवाह करने के लिए, उसको सेटल करने के लिए पैसा भी बहुत लगाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि वो चीज़ अभी भी बदल गई है, अभी भी दहेज है, डाउरी एक्ट्स वगैरह हैं, तो इसके चलते चलते अभी भी वो रूढ़िवादी परंपराएं बनी हुई हैं। हमें एक बात और समझनी चाहिए कि जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। मुश्किलें और परेशानियां हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा होती हैं। मुश्किलों से निजात पाने के लिए जिंदगी को ही खत्म कर देना किसी समस्या का हल नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि देश में हर साल शादीशुदा महिलाएं अलग अलग वजहों से खुदकुशी करती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो वर्ष 2022 में 30,771 शादीशुदा महिलाओं ने खुदकुशी की। इसमें से 1561 महिलाओं ने दहेज प्रताड़ना की वजह से अपनी जान दी। वर्ष 2021 में 28,680 शादीशुदा महिलाओं ने आत्महत्या की। इसमें 1503 महिलाओं ने दहेज प्रताड़ना की वजह से मौत को गले लगाया। वर्ष 2020 में भी 28,000 से ज्यादा शादीशुदा महिलाओं ने खुदकुशी की थी, और इसमें भी 1749 महिलाओं ने दहेज उत्पीड़न की वजह से दुनिया को अलविदा कहा था। बॉलीवुड की फेमस फिल्म ओम शांति ओम का डायलॉग है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। साल 2007 में रिलीज हुई इस फिल्म का ये डायलॉग एक बार फिर चर्चा में है, और वजह है इंदौर में एक पत्नी का मांग में सिंदूर न लगाना। मांग में सिंदूर न भरने की वजह से विवाद इतना बढ़ गया कि पति पत्नी अलग रहने लगे और मामला फैमिली कोर्ट तक जा पहुंचा। पूरा विवाद क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग की निशानी माना जाता है। शादी के बाद महिलाएं सिंदूर से अपनी मांग भरती हैं, लेकिन बदलते समय के साथ कई महिलाओं ने सिंदूर लगाना छोड़ दिया है। कुछ ऐसी ही घटना घटी इंदौर के एक शख्स के साथ। उसकी पत्नी ने शादी के कुछ दिनों बाद ही मांग में सिंदूर भरना छोड़ दिया, बंद कर दिया, और जब पति ने ऐतराज जताया तो वो घर छोड़कर मायके चली गई। पति ने काफी मान मनोबल की, लेकिन जब पत्नी उसके पास नहीं लौटी तो उसने वकील के जरिए इंदौर की फैमिली कोर्ट में याचिका लगाई। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित पति ने कोर्ट में बताया कि उसकी पत्नी ने अपनी मांग में सिंदूर लगाना बंद कर दिया और पिछले 5 सालों से उसे छोड़कर अपने मायके में रह रही है। पति के आरोपों के जवाब में पत्नी ने कोर्ट में दलील दी कि वो अलग रहती है, इसलिए मांग में सिंदूर नहीं लगाती। कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी पत्नी बिना सिंदूर लगाए पहुंची, जिसके बाद इंदौर की फैमिली कोर्ट ने महिला को समझाया। कोर्ट ने कहा कि सिंदूर लगाना शादीशुदा होने की निशानी है। साथ ही कोर्ट ने पत्नी की मांग न भरना भी पति के प्रति क्रूरता माना। फैमिली कोर्ट ने महिला के उन सभी आरोपों को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने अपने पति पर मारपीट और दहेज मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही जज ने पत्नी को तुरंत पति के पास वापस लौटने के भी आदेश दिए। पारित करते हुए पीड़ित पति के पक्ष में फैसला पारित किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा तथ्य टिप्पणी करते हुए यह प्रतिपादित किया गया है कि सिंदूर लगाना एक विवाहिता पत्नी का धार्मिक दायित्व है, जिससे मालूम पड़ता है कि वह महिला विवाहित है। माननीय न्यायालय के द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक आदेश को भी उल्लेखित करते हुए यह कहा गया है कि उक्त आदेश में कहा गया है कि सिंदूर नहीं लगाना पत्नी का एक प्रकार से क्रूरता है।
गत दिनांक को दिए गए आदेश में माननीय न्यायालय ने माना है कि पत्नी के द्वारा जो भी मिथ्या आरोप, पति पर झूठे आरोप लगाए गए थे वह निराधार है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि पति ने पत्नी को नहीं छोड़ा था, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से अलग रह रही थी। इंदौर की फैमिली कोर्ट ने सिंदूर न लगाने को पति के प्रति क्रूरता बताया, तो कोर्ट के इस फैसले पर हड़कंप मच गया। कई महिलाएं खुलकर सामने आ गईं और कोर्ट के फैसले पर असंतोष जताया। इंदौर की फैमिली कोर्ट ने महिला के सिंदूर न लगाने पर जो फैसला सुनाया है, उसकी चर्चा आज देश भर में हो रही है। पुरुष समाज जहां कोर्ट के फैसले पर खुशी जता रहा है, तो वहीं महिलाओं में कोर्ट के फैसले को लेकर नाराजगी है। महिलाओं को जो करना है उनकी इच्छा होनी चाहिए। उन्होंने हिजाब पहनना चाहती है, नहीं पहनना चाहती है, सिंदूर लगाना चाहती है, नहीं लगाना चाहती है। आई थिंक महिलाओं को महिलाओं की चॉइस पे छोड़ देना चाहिए। नोबडी शुड इंटरफेयर देयर, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे कोई भी हो। ये महिलाओं का खुद का पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। हम तो पुरुषों पे नहीं थोपते कि आप दिखाइए कि आप शादीशुदा हैं। क्यों महिलाओं पे ही हर बार ये आइडेंटिटी दिखाने की ज़रूरत पड़ती है कि वो शादीशुदा हैं या नहीं। मुझे लगता है पहले तो पुरुषों की मानसिकता ऐसी है, और ऐसे पदों पर बैठे अधिकारियों की मानसिकता कितनी छोटी है ये जताता है हमारे देश में कितना काम करने की जरूरत है। क्योंकि इंदौर फैमिली कोर्ट ने महिला को फटकार लगाते हुए कहा कि सिंदूर लगाना उनका धार्मिक कर्तव्य है, इसलिए इस मामले पर हिंदू धर्मगुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान भी सामने आया है। हमारे हाथ में ये देखिए दंड है, ये हमको हर समय लिए रहना पड़ता है। ये तो सिंदूर से भारी है ना, लेकिन हमको हर समय, आप देखेंगे रास्ते में हम जाते होंगे, बैठे होंगे, हर समय लिए रहना पड़ता है। तो ये हमारे केवल सिंदूर के मामले में नहीं है, हमारे जो भी संस्कार संपन्न हो चुके हैं, उन संपन्न हो चुके संस्कारों की सूचना देने का प्रतीक हमारे हाथ में रहता है। तो इसी तरह से सिंदूर भी विवाह संस्कार का एक प्रतीक है हिंदू धर्म में, तो उसको धारण करना चाहिए। और अगर इस बारे में न्यायालय ने फैसला दिया है तो हिंदू धर्म शास्त्रों और परंपराओं के अनुरूप ही दिया है, ऐसा हम मानते हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि थोड़ा ही सही, लेकिन हर विवाहित स्त्री को सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मात देने के लिए बीजेपी महिला शक्ति का सहारा ले रही है और इस रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 2 दिनों में पश्चिम बंगाल की 2 ऐसी महिलाओं से फोन पर बात कर चुके हैं जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं रहा है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है और इन्हीं में से एक है राजमाता अमृता रॉय। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। दुर्गा पूजा पंडाल से लेकर संदेश खाली के आंदोलन तक, शक्ति स्वरूपा रेखा पात्रा से लेकर राजमाता अमृता रॉय तक, बंगाल में बीजेपी का पहला दांव भी नारी शक्ति और आखिरी भी। इसी नारी शक्ति के दम पर बीजेपी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मात देने की रणनीति बनाई है और इसी रणनीति को धार देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन में 2 महिला उम्मीदवारों से बात की। प्रधानमंत्री ने आज राजमाता अमृता रॉय को कॉल किया, जो बंगाल के कृष्णानगर से बीजेपी की उम्मीदवार हैं और टीएमसी की चर्चित नेता महुआ मोइत्रा को टक्कर दे रही हैं। बातचीत के दौरान राजमाता ने प्रधानमंत्री से अपना बरसों पुराना दर्द बांटा। आप महाराजा कृष्णराय चंद जी की विरासत को आगे ले जा रही है। एक बात आपको हम शेयर करना चाहेंगे, हम क्या कह सकते हैं? जी जी जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। ये जो महाराजा कृष्णचंद्र का हम फैमिली है, तो उसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि वो ब्रिटिश के साथ दिया था, फिर वो मैंने हम लोगों को गद्दार समझते हैं। अगर नहीं करते तो हमारा सनातन धर्म तो पूरा खत्म हो जाता है कि नहीं। तो वो बात है, क्योंकि तब का वो जो नवाब थे सिराजुद्दौला, तो वो तो बहुत अत्याचारी भ्रष्टाचारी थे। तो उसीलिए उन्होंने तो अकेला नहीं किया, बहुत सारे राजाओं के मिलन हुआ, उसके बाद सभी ने किया। जगत सेठ भी थे और राजाओं थे, तो उसी सभी के मेहनत से ये काम सफल हुआ। तो अगर नहीं होता, आज हम
हिंदू नहीं रह पाते। प्रधानमंत्री ने राजमाता अमृता रॉय से बात करते हुए बिना नाम लिए टीएमसी के भ्रष्टाचार पर निशाना साधा। इन दिनों लड़ाई दो खेमों में बट गई है। एक हमारा खेमा है जो इस देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कदम उठा रहा है, और दूसरा हमारे सामने वाला खेमा है वो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इकट्ठे होना, एक दूसरे को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना, आरोप करना, और जिन्होंने पहले खुद ने आरोप किए थे वो भी उनको बचाने में लग गए हैं। यानी उनके लिए देश उनकी प्राथमिकता नहीं है, सत्ता ही उनकी प्राथमिकता है। इस दौरान पीएम मोदी ने ईडी की कार्रवाई में जब्त किए गए पैसे जनता को लौटाने की भी बात कही। मैं एक लीगल एडवाइस ले रहा हूं। बंगाल में ये ईडी वालों ने करीब 3000 करोड़ रुपया इनका अटैच किया हुआ है। अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है। किसी ने शिक्षक होने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया। मैं जो लीगल एडवाइस ले रहा हूं, तो मेरी इच्छा ये है, अगर मुझे लीगल एडवाइस मिलेगी तो नई सरकार बनते ही जो भी कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो मैं ये जो 3000 करोड़ रुपया है, जो गरीब लोगों का पैसा है, और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है, उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूं। तो आप पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है। महिला हो या पुरुष, हर कोई फिट दिखना चाहता है। तमाम महिलाएं फिट रहने के लिए योगा, जिम, डांस और डाइटिंग की मदद लेती हैं, लेकिन दफ्तर और घर परिवार की जिम्मेदारियां अक्सर उनकी फिटनेस जर्नी के आड़े आ जाती हैं। दूसरी ओर खाने पीने की शौकीन महिलाओं के लिए तो डाइटिंग और फिटनेस का रास्ता बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपना पसंदीदा खाना चाहकर भी नहीं छोड़ पाती हैं। लेकिन अगर आप बिना कोई एक्सरसाइज किए फिट रहना चाहती हैं तो ये खबर जरूर देखिए। फिट रहने के लिए लोग घंटों जिम में पसीना बहाते हैं, सुबह शाम पार्क में वॉकिंग और जॉगिंग करते हैं, सुबह शाम योग करते हैं। लेकिन WHO के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के हर 4 में से सिर्फ एक व्यक्ति नियमित तौर पर एक्सरसाइज करता है। यानी दुनिया की 75% आबादी कसरत नहीं करती है। लोग OTT पर फिल्म और वेब सीरीज के लिए घंटों खर्च कर देते हैं, लेकिन कसरत करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। लोग अपनी पसंदीदा डिश के लिए हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जिम की फीस उनकी जेब पर भारी पड़ जाती है। लोग फिट बॉडी और स्लिम ट्रिम फिगर तो पाना चाहते हैं, लेकिन कसरत नहीं करना चाहते। ऐसे लोगों के लिए अमेरिका से एक अच्छी खबर आई है। अमेरिका के सेंट लुई स्थित वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के रिसर्चर्स ने एक ऐसी दवा बनाई है जो बिना एक्सरसाइज के लोगों को फिट बना सकती है। ये रिसर्च अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ है, जिसमें रिसर्च टीम के हेड डॉक्टर बाहा एल्गेंडी ने अपनी नई दवा के बारे में विस्तार से बताया है। इस दवा को एक्सरसाइज पिल कहा जा रहा है। डॉक्टर बाहा एल्गेंडी का दावा है कि ये एक्सरसाइज पिल खाने के बाद इंसान को वही फायदा मिलता है जो कसरत करने से मिलता है। डॉक्टर बाहा एल्गेंडी और उनकी टीम ने 10 साल लंबी रिसर्च के बाद ये दवा तैयार की है। सवाल ये है कि ये दवा काम कैसे करती है। शरीर में जाने के बाद ये दवा खास किस्म के प्रोटीन्स को एक्टिवेट करती है, जिनको एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स कहा जाता है। यही प्रोटीन शरीर में मसल्स ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। अभी तक इस एक्सरसाइज पिल का इस्तेमाल चूहों पर किया गया है, जिसके नतीजे बहुत शानदार रहे हैं। रिसर्च के दौरान जब चूहों को दवा की एक खुराक दी गई तो उनकी शारीरिक क्षमता में 70% की बढ़ोतरी देखी गई, और जब दवा की 2 खुराक दी गई तो उनकी शारीरिक क्षमता 80% तक बढ़ गई। रिसर्चर्स के मुताबिक दवा देने के बाद चूहों की मसल्स ग्रोथ बढ़ गई और उनका मेटाबॉलिज्म बेहतर हो गया। बाहा एल्गेंडी का दावा है कि उनकी बनाई एक्सरसाइज पिल से इंसान को कसरत करने जैसे फायदे मिलते हैं, और ये किसी भी इंसान की मसल्स ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और स्टेमिना को बढ़ा देती है। मेटाबॉलिज्म बढ़ने से इंसान की पाचन शक्ति बेहतर होती है, जिससे वजन पर काबू पाने में मदद मिलती है। हालांकि बाहा एल्गेंडी ने साफ किया कि उनका मकसद लोगों को एक्सरसाइज करने से रोकना नहीं है, लेकिन ये दवा उन लोगों की मदद कर सकती है जो एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। ये दवा उन लोगों की मदद कर सकती है जो कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारी की वजह से कसरत नहीं कर सकते, या फिर किसी शारीरिक समस्या की वजह से कसरत कर पाने में असमर्थ हैं। एल्गेंडी ने बताया कि उनकी ये दवा मस्कुलर एट्रोफी की समस्या से जूझ रहे बच्चों के लिए भी मददगार साबित हो सकती है,
क्योंकि मस्कुलर एट्रोफी के मरीजों की मसल्स ग्रोथ रुक जाती है और उनके शरीर का विकास थम जाता है। दावा किया जा रहा है कि ये दवा दिल की बीमारी और डिमेंशिया जैसी बीमारी में भी मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि ये दोनों ही बीमारियां फिटनेस बिगड़ने की वजह से होती हैं। ये दवा इंसानों पर कितना असर करेगी, ये अभी परीक्षण का विषय है। अभी तक इस दवा का ह्यूमन ट्रायल नहीं शुरू हुआ है। एक्सरसाइज पिल बनाने वाले रिसर्चर्स अब इस दवा का परीक्षण कुछ और जानवरों पर करना चाहते हैं और उसके बाद ही इसका ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा। पॉपुलर फूड ब्लॉगर नताशा दीदी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। द गटलेस फूडी के नाम से मशहूर नताशा का रविवार को महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 12 साल बिना पेट के गुजारे। पेशे से शेफ, इंस्टाग्राम पर द गटलेस फूडी के नाम से मशहूर, 1 लाख से भी अधिक फॉलोअर्स, हेल्दी ईटिंग से जुड़े मिथक तोड़ने की कोशिश करने वाली फूड ब्लॉगर नताशा दीदी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो नताशा जो कहती थीं कि लड़का हो या लड़की, खाना बनाना सबको सीखना चाहिए। अब पिज्जा बर्गर छोड़कर हमें वापस रोटी सब्जी का रुख करना चाहिए। वो नताशा जो भारतीय व्यंजनों को दुनिया भर के व्यंजनों से बेहतर बताती थी। वो नताशा जो थी फूड ब्लॉगर, लेकिन लोगों को घर का खाना खाने के लिए प्रेरित करती थी। लेकिन वही नताशा इसलिए भी अधिक लोकप्रिय थी क्योंकि वो एक ऐसी फूड ब्लॉगर थी जिनका पेट नहीं था। दरअसल 33 साल की उम्र में नताशा को पता चला कि उनके पेट में ब्लीडिंग अल्सर्स और ट्यूमर है। इसके बाद 9 घंटे तक चली सर्जरी में उनका पेट निकाल दिया गया। गंभीर बीमारी के कारण खाने की शौकीन लड़की खुद जो चाहे वो नहीं खा सकती थी। उनके एक एक निवाले पर डॉक्टर की नजर रहती थी। इन सब के बाद भी वो दिन रात खाना बनाती और बड़े प्यार से सबको खिलाती थी। अब उनकी मौत की खबर ने सभी को झटका दे दिया है। 25 मार्च 2024 को नताशा के पति ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर यह दुखद खबर साझा की। पुणे की रहने वाली नताशा ने मुंबई के दादर केटरिंग कॉलेज से पढ़ाई की थी। उन्हें बचपन से खाना बनाने का शौक था। उन्होंने मुंबई के कई बड़ी रेस्टोरेंट्स और होटल्स में काम किया, जबकि शादी के बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गई और यहाँ वो ऐसी नौकरी करने लगी जिससे उन्हें अलग अलग देश के शेफ से मिलने और उनका फूड कल्चर समझने का मौका मिलता। लेकिन 2010 में नताशा को पता चला कि उनके पेट में अल्सर है जिससे खून रिस रहा है। इसे गट कैंसर भी कहा जाता है। लिहाजा 9 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद नताशा का पेट निकाल दिया गया और पेट निकाले जाने के बाद वो दिन में 7 से 8 बार खाना खाती थी। वो फुल ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जैसा कुछ भी नहीं करती थी। उनका खाना डायबिटीज के मरीज जैसा होता है जिसमें ज्यादातर पीने की चीजें यानी लिक्विड डाइट होती। नताशा का पेट निकाला जा चुका था, लिहाजा उनका शरीर खाना स्टोर नहीं कर सकता। उनका खाना सीधे छोटी आंत में जाता क्योंकि विटामिन बी इंसान के पेट में बनता है और नताशा का पेट नहीं था, इसलिए उन्हें नियमित तौर पर इंजेक्शंस लेने पड़ते थे। वो ज्यादा मीठा नहीं खा पाती थी क्योंकि इससे वो बेहोश हो सकती थी, जिसे डंपिंग सिंड्रोम कहा जाता है। अपने बेबाक गीतों के जरिए राजनीति पर निशाना साधने वाली सिंगर नेहा सिंह राठौर इन दिनों चर्चा में है। कंगना से लेकर नेहा के खिलाफ चलाया गया अपमानजनक ट्रेंड और भोजपुरी गानों से लेकर राजनीति तक कुछ देर पहले मेरे साथ खास बातचीत में नेहा ने हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी। एक महिला जो कभी अपने बयानों की वजह से तो कभी अपने गानों की वजह से चर्चा में रहती हैं। एक महिला जो सत्ता से सवाल करती हैं, पूछती हैं कि बिहार में काबा तो कभी यूपी में काबा। उस महिला का नाम है नेहा सिंह राठौर जो आज हमारे साथ मौजूद है। नेहा जी, आपका बहुत स्वागत है जी न्यूज के खास शो मैडम सर में। नेहा, आप अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं और मैं सबसे पहले एक ऐसे मुद्दे पर आपकी राय जानना चाहती हूं जो आजकल आप भी जानती हैं कि सुर्खियों में बनी हुई है और महिलाओं के सम्मान से इस मुद्दे को जोड़कर देखा जा रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने हाल ही में कंगना रनौत को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिस पर उन्होंने अपनी सफाई दी है, लेकिन कंगना ने उस पर कहा कि महिला किसी भी प्रोफेशन की हो, डिग्निटी डिजर्व करती हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, मेरी इसमें राय ये है
कि जो कोई भी ऐसा कर रहा है, अगर बात सुप्रिया जी की अगर आप कर रही हैं तो सुप्रिया जी ने ये कहा कि वो उनकी आईडी शायद किसी ने हैक कर ली थी, बाद में उन्होंने उसको डिलीट किया और माफ़ी भी मांगी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कोई भी अगर ऐसा गिरा हुआ हरकत करता है तो उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए, आलोचना होनी चाहिए और कानून में इसके लिए जो भी धारा हो सकता है वो ज़रूर लगना चाहिए, ताकि आगे से कोई भी इस तरीके की बदतमीजी करने से बचे, क्योंकि ये महिलाओं के सम्मान की बात है। कोई भी नहीं होता है, किसी का कोई हक नहीं है किसी के चरित्र पे उंगली उठाने का। बिल्कुल, मैं इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ नेहा जी। और क्योंकि सोशल मीडिया पर आपकी भी एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें आपकी तुलना मियां खलीफा से की गई है, ये पूरा माजरा आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्या कुछ आपको सहना पड़ रहा है इसकी वजह से, हम ज़रूर जानना चाहेंगे। मैं पिछले 4 सालों से भोजपुरी के लोकगीतों पर काम कर रही हूँ, भोजपुरी बचाओ आंदोलन चला रही हूँ। इसके तहत मैंने बहुत सारे जो है भोजपुरी में साफ सुथरे गीत लिखे हैं और भोजपुरी को संरक्षित करने के लिए पुराने पारंपरिक लोकगीतों को गाते आ रही हूँ। लेकिन इस दरमियान मैंने ये देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी को गंदा किए, भोजपुरी में अश्लील गीत गाए, इसके बाद भाजपा के टिकट से वो संसद तक पहुंच गए। मुझे इस चीज़ से आपत्ति है, मेरा इस चीज़ से विरोध है। मेरा सवाल भाजपा से भी है, मेरा सवाल ऐसे अश्लील गीत गाने वाले लोगों से भी है। तो मैंने एक काम किया कि मनोज तिवारी जी का कुछ वीडियो क्लिप मैंने लोगों के सामने रखा कि भाई देखिए, जिनको आप सांसद बना रहे हैं, जिन भाजपा से भी सवाल किया कि जिनको आप टिकट दे रहे हैं उनका बैकग्राउंड तो देख लीजिए, उनका बैकग्राउंड क्या है। ये महिलाओं को तो अपने गीतों में अपमानित हमेशा करते रहे हैं। तो भाई साहब, इन लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई। अब देखिएगा, मेरे ट्विटर के टाइमलाइन पे 10 दिनों से कंटिन्यू मैं भोजपुरी को लेकर के एक्टिव हूँ। तो भाई इन लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई। तो ये 10 दिनों से मुझे गाली दे रहे हैं। मैं इनको इग्नोर कर रही हूँ कि चलो ठीक है, इन लोगों का तो रोजगार काम है, इन लोगों का तो यही व्यवसाय है, 2 रुपए के ट्वीट लिखने वाले हैं। लेकिन परसों दिन ऐसी हो गई बात कि मेरे को एक फूहड़ जो है मेरे नाम से ट्रेंड चलाया जाने लगा, अपमानजनक तरीके से एक ट्रेंड चलाया जाने लगा। मियां खलीफा की एक साइड में तस्वीर लगा के, एक साइड में मेरी तस्वीर लगा के, और मियां खलीफा का नाम जो है वो ट्रेंड कर रहा है, जो कि एक पोर्न स्टार है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे हतोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है कि भाई चलो ठीक है, यूपी बिहार की लड़की है, एक छोटे से परिवार की लड़की है, साधारण परिवार की लड़की है। महिलाओं को हतोत्साहित करना बड़ा आसान है। आप भी मल्लिका जी लड़की हैं तो आपको आइडिया होगा ही कि भाई महिलाओं को अगर हतोत्साहित करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जब समाज सारे दाव पेच हार जाता है तो वो फिर महिला के चरित्र हनन पे लग जाता है। वैसे नेहा, कभी अपने बयानों से तो कभी अपने गानों से आप सत्ता और राजनीति पर निशाना साधती रहती हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आपकी भी कोई राजनीतिक इच्छा है, चुनाव लड़ने का कोई प्लान? देखिए, मैं ऐसे तो चुनाव नहीं लड़ूंगी मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं ऐसे ही कुछ चुनाव लड़ूंगी। लेकिन अगर कोई पार्टी मुझे अप्रोच करती है या मुझे इस योग्य समझती है, मुझ पे भरोसा दिखाती है, मेरे बारे में अगर कंसिडर करती है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ, मैं जिस सोसाइटी से आती हूँ, जहाँ से मैं उठ करके आई हूँ और इतना संघर्ष जो मैंने किया है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। तो आगे देखा जाएगा, मैं उन चीज़ों पे ज़रूर विचार करूँगी। यानी कि अगर आपको मौका मिला तो आप चुनाव ज़रूर लड़ना चाहेंगी? मैं ज़रूर विचार करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर सवाल का आपने पूरी ईमानदारी के साथ और बेबाकी से जवाब दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके नेहा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जरा सोचिए, अगर महिलाएं नहीं होती तो दुनिया कैसी होती? हमारे आपके जीवन में क्या कुछ नहीं होता। अगर महिलाएं नहीं होती तो रेडियम नहीं होता, जिसे विज्ञान एक जादू मानता है। पोलैंड में जन्मी मैरी क्यूरी ने पति पियरे क्यूरी के साथ मिलकर वर्ष 1902 में रेडियम की खोज की थी, जो कैंसर के इलाज में बेहद अहम साबित हुआ। इसके 1 साल बाद उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैरी क्यूरी 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला है। Z News।